हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 अप्रैल 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। 3 अप्रैल यानी संडे को हम लोग वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, तो 4 और 5 की मैं अपलोड कर रहा हूँ। कल मॉर्निंग से आपको पीआईबी रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। देखिए प्रेसिडेंट ने क्या लोगों को संबोधित किया है। हिंदू नव वर्ष कैलेंडर स्टार्ट हो गया है, मेरे ख्याल से नवरात्रि से स्टार्ट हो गया है। इस दौरान कई सारे राज्यों में या फिर रीजन्स में कई सारे उत्सव मनाए गए, जैसे नवरेह, साजिबू और ये उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, चैत्र शुक्लादि, ये सब मनाए गए हैं हिंदू नव वर्ष के एक दिन पहले की इवनिंग पर। न्यू ईयर की स्टार्टिंग मानी जाती है और स्प्रिंग सीजन की भी। यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे आपके फेस्टिवल मनाए गए हैं। तो ये फेस्टिवल जो है स्प्रिंग सीजन को सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो कि इंडिया के ट्रेडिशनल न्यू ईयर की बिगिनिंग को शो करता है, ट्रेडिशनली परंपरागत। अब ये ट्रेडिशनल न्यू ईयर क्या है? चैत्र शुक्लादि ये बताता है कि हिंदू जो वैदिक कैलेंडर है उसमें विक्रम संवत की शुरुआत हो चुकी है। इस बार 2079 स्टार्ट हो गया है। देखिए, कभी भी आपको ये जानना हो कौन सा हिंदू विक्रम संवत चल रहा है, तो आप जो ईयर चल रहा है उसमें 57 ऐड कर देंगे आफ्टर मार्च। हमने 1 अप्रैल से ही फिनेंशियल ईयर क्यों लिया? क्योंकि हम इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। फिनेंशियल ईयर के लिए हम लोग इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। और मोदी गवर्नमेंट जो हिंदू हिंदू चिल्लाती रहती है, वो देखिए इस कैलेंडर से ट्रांसफॉर्म होकर किस पे जा रही है? अंग्रेजी कैलेंडर पे। तो देखिए, गवर्नमेंट कभी भी हिंदू या मुस्लिम के लिए काम नहीं करती, आप याद रखिएगा। वो देखती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किससे हो सकता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या करती है? जनवरी से दिसंबर फॉलो करती हैं। तो मोदी गवर्नमेंट भी यही सोच रही है। वरना पहले तो हिंदू कैलेंडर फॉलो ही किया जा रहा था इंडिया में अप्रैल से मार्च, जो कि चैत्र से शुरुआत होती है। तो लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट इस तरफ न जाके इंग्लिश कैलेंडर की तरफ खुद को मोड़ रही है या फिर मूव कर रही है। विक्रम संवत इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, जो हमारे विक्रमादित्य शासक थे उज्जैन के, इन्होंने शकों को हरा था। शक कुषाण आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ये उज्जैन पर कब्जा करना चाहते थे और विक्रमादित्य ने इनको हरा दिया था। इस खुशी में, यानी कि उनको हराने के उपलक्ष्य में, इन्होंने नए कैलेंडर को जारी किया। ये कैलेंडर ऐसे ही नहीं बन गया, कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर इसको बनाया, जो कि लूनी सोलर सिस्टम पर आधारित है। नॉर्दर्न रीजन जो इंडिया का है उसके द्वारा मोस्टली फॉलो किया जाता है आपका ये कैलेंडर। इस दौरान कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे गुड़ी पड़वा और उगादि मनाया जाता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, खास करके डेक्कन रीजन के लोगों के द्वारा। इसमें ये सब कुछ होता है। अच्छा, गुड़ी क्या है? एक डॉल है जो कि महाराष्ट्र के घरों में बनाई जाती है, यानी गुड़िया होती है, गुड़ी। तो गुड़ी बना है गुड़िया से। उगादि क्या होता है? इसमें जो कन्नड़ा रीजन में है, आपके डोर्स उनको सजाया जाता है। चेती चांद कहाँ मनाया जाता है? चेती चांद मनाया जाता है आपका सिंधी कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है। सिंधी और पारसी 2 कम्युनिटी आपने सुनी होंगी। आपने देखा वही झूले लाल, तो वो झूले लाल जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है चेती चांद मनाकर। फिर नवरेह कश्मीर में मनाया जाता है। कश्मीर का फेस्टिवल है नवरेह, नौ वर्षा दिखाता है, ठीक है। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नवरेह। और सजीबू मनाया जाता है मणिपुर के आसपास। तो अप्रैल की शुरुआत में हर वर्ष ये सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जो कि हिंदू नव वर्ष की स्टार्टिंग को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने नेशनल बी बोर्ड के साथ मिलकर एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है, प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स। तो नेशनल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स द्वारा। किसने ऑर्गेनाइज किया है? एनडीडीबी और नेशनल बी बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के तहत आते हैं। इसमें नाफेड और ट्राइफेड भी इन्वॉल्व रहे, सपोर्ट किया गया। ये जो नेशनल कॉन्क्लेव रहा है हमारा प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स पर, पर्पस क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना। बी कीपिंग के द्वारा जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, चाहे वो बी वैक्स हो, बी पॉलन हो, रॉयल जेली हो, प्रोपोलिस हो, बी वेनम हो, मधुमक्खियों का जहर, जितनी भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं उस पर इस कॉन्क्लेव को क्या अवेयर करना था लोगों को। तो प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स, बीज वैक्स, ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? एनडीडीबी और एनबीबी, नेशनल बी बोर्ड ने। बाकी इन्होंने इसको संबोधित किया कि इंडिया में नेशनल बी कीपिंग मिशन, हनी मिशन चल रहा है बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देख लीजिए, अप्रैल 2021 में क्या हुआ? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया, हनी कॉर्नर पोर्टल लॉन्च किया। मधु क्रांति पोर्टल ये नेशनल बी बोर्ड का इनिशिएटिव है। नेशनल बी कीपिंग मिशन हनी मिशन के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पोर्टल क्या करता है?
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपका मधु क्रांति पोर्टल। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या, जो आप हनी का सोर्स है उसकी ट्रेसिबिलिटी कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया है। तो एक तरह से जो क्वालिटी होती है वो इंश्योर करता है आपका मधु क्रांति पोर्टल। उसके अलावा जो अडल्ट्रेशन कर दिया जाता है हनी में, मधु में, शहद में, उसको भी रोकता है आपका ये मधु क्रांति पोर्टल। हनी मिशन देख लीजिए, अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया था। स्वीट रिवॉल्यूशन लॉन्च हुई थी 2016 में, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपका हनी मिशन लॉन्च किया था। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। नाफेड देख लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाफेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्थापित हुआ था। 1958 में इसकी स्थापना हुई है। ये डेट में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 1958 में इसकी स्थापना हुई कि नहीं। अगर कुछ गलत होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। नेशनल बी बोर्ड 2006 में इसकी स्थापना हुई सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो बन तो गया था एक सोसाइटी के तौर पर, कब, आपका 2000 में ही स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के तौर पर। बाद में नेशनल बी बोर्ड के तौर पर इसको जाना गया जून 2006 में। नेक्स्ट आर्टिकल है प्लास्टिक और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं उनका कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नए रूल जारी कर दिए 16 फरवरी 2022 को। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग। इसमें प्रोड्यूसर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि जो आप प्लास्टिक सेल कर रहे हैं उसको वापस उसको टैकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस, ये देखिए जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है इससे कम होगी और जो वर्जिन प्लास्टिक मटेरियल होता है पैकेजिंग के लिए पूरे सेक्टर्स में यूज़ होता है वो भी कम होगा। यानी एक बार आप यूज़ कर लेते हैं उसके बाद दोबारा उसका यूज़ होता नहीं है। गुटखा, पान मसाला ये सब खाते हैं ना आप, इवन चॉकलेट, इसका भी बैन किया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, चॉकलेट भी कागज़ की नहीं बन रही हैं। तो प्लास्टिक पैकेजिंग को रोकने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई गई। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे 2016 में, ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें इंश्योर की गई थी और जारी की गई थी। ये देख लीजिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ रोकना है, चाहे वो स्टोरिंग करनी हो, आपको गुटखा भेजना हो, तम्बाकू बेचनी हो, पान मसाला बेचना हो, इसके लिए तो बिल्कुल बैन है। शायद चॉकलेट के लिए इसमें नहीं आता है इसलिए लोग बेच रहे हैं। लोकल अथॉरिटीज़ को ये मैंडेट दिया गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कलेक्शन करें या फिर उसमें जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं प्लास्टिक के साथ साथ उनको भी आप कलेक्ट करें। और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के साथ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के साथ इंश्योर किया जा सकता है कि उनका डिस्पोजल होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कई सारे अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम रन कर रही है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को क्या एलिमिनेट करने के लिए। अगस्त 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 जारी किए। इसमें बताया गया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 2022 तक बैन कर देना है। 2021 में कहा गया क्योंकि लो यूटिलिटी होती है, हाई लिटरिंग पोटेंशियल होता है। नए रूल 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगे। इसमें मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और यूज सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दी जाएगी। हाँ, ये देखिए, ये बैन अप्लाई नहीं होगा किस पर, कंपोस्टेबल प्लास्टिक, जो कंपोस्ट हो सकती है प्लास्टिक, उस पर ये बैन अप्लाई नहीं होगा, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पर ही ये बैन अप्लाई होगा। उसके अलावा 31 दिसंबर 2022 से जो थिकनेस है प्लास्टिक की वो 120 माइक्रोन हो जाएगी। पहले 50 माइक्रोन थी। ज़्यादा थिक प्लास्टिक होगी तो रीयूजेबल आसानी से होगी और उसका रिसाइकलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो प्लास्टिक जितनी मोटी होगी आप मल्टीपल टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल होने में आसानी रहेगी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रूल्स आपके 1 जुलाई 2022 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, जो नए रूल्स नोटिफाई हुए हैं। बाकी आप ये याद रखिएगा 31 दिसंबर 2022 से थिकनेस 120 माइक्रोन की रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है कोस्टल इकोसिस्टम को प्रिजर्व कैसे करना है, ये देखना है। कई सारे एक्ट इंडिया में आते हैं, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992। ये इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इंडिया में अभी स्थापित एक्ट हैं। गवर्नमेंट ने इसके अलावा कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन जारी भी किया है इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के अंतर्गत। ये आपको रखना है, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है किस एक्ट के तहत आते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कई सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रन की जा रही है। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम,
ताकि वेटलैंड्स का कंजर्वेशन हो सके। और ये वेटलैंड के साथ साथ कोरल रीफ्स के और मैंग्रोव्स के प्रोटेक्शन के लिए भी स्कीम रन की जा रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट कर रही है। ये जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है। गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2010 से लेकर 2020 तक। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम डायरेक्टली बजटरी सपोर्ट के तहत लॉन्च किया है फिनेंशियल 2021-22 से 2025-26 के लिए, यानी 5 वर्षों के लिए। ये जो नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम है 87 करोड़ इसके लिए दिए गए हैं। ये अलग अलग 87 करोड़ का बाइफर्केशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्पस क्या है, पर्पस है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना जितने भी हमारे कोस्ट हैं। राधानगर बीच, उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिल चुका है। इंडिया में कई सारे कोस्ट ऐसे हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उनको मिल चुका है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है कोस्टल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। सितंबर 2021 में फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, जो कि डेनमार्क है, FEEE, इसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था कोवलरम बीच को और ईडन, जो कि पौंडीचेरी में है। तो इंडिया में इस समय ऐसे बीचों की संख्या 10 है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचेस की। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बीचेस को सर्टिफाई किया है, लेकिन अभी FEE द्वारा वो मान्यता प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच नहीं कहलाए हैं। 33 क्राइटेरियाज होते हैं, अगर 100% कंप्लायंस हो जाती है तो आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल है, जो कि 33 क्राइटेरियाज पर डिसाइड किया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। गवर्नमेंट क्या फर्स्ट हाफ के लिए उसने बोरोइंग प्लान जो है अनाउंस कर दिया है 2022-23 के लिए। अब ये सारा आपको नहीं रखना है, हाँ देखिए बस इतना है कि ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 14.31 लाख करोड़ की होगी, ठीक है, टोटल, जिसमें से फर्स्ट हाफ के लिए 8.45 लाख करोड़ के आसपास होगी। तो इतना आपको याद रखना है। बोरोइंग क्या है, 26 वीक की ट्रांच में कंप्लीट की जाएगी ऐसे करके, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बोरोइंग देखिए 2 वर्ष, शॉर्ट टर्म, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म है बोरोइंग। ये अच्छी चीज़ें हैं जो ये बोरोइंग है ना, 7 वर्ष 10 वर्ष, इंडिया की जो बोरोइंग है मोस्टली लॉन्ग टर्म है। इससे इंडिया जो है श्रीलंका जैसे क्रिएशन नहीं होते कभी भी इंडिया में। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एडिशनल सब्सक्रिप्शन 2000 करोड़ का और जारी कर सकती है, ठीक है, ऑप्शन नोटिफिकेशन के द्वारा। बाकी गवर्नमेंट अकाउंट का टेक केयर करना है, मिसमैचिंग टेक केयर करना है RBI द्वारा। इसके लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस फर्स्ट हाफ ईयर के जारी किए गए 1,50,000 करोड़। ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिए जाते हैं। रेपो रेट पे ही उधार ले सकते हैं आप अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, लेकिन एक सर्टेन पीरियड में आपको वापस करना होगा। इससे पहले PIB हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, आप देखेंगे तो मिल जाएगा, और आने वाली वीडियोज़ में भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसकी बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का तो जो शहरी है ही है वो तो आपको पता ही है। देखिए 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, और आपको पता है उसका पार्ट ग्रामीण भी लॉन्च हुआ था। 2 अक्टूबर 2019 को पूरे देश को ओपन डेफिकेशन फ्री करना था, सभी ग्रामीण घरों में टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी थी। देखिए ODF तो हो ही गया है, लेकिन फेज 2 लॉन्च हो गया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का। पर्पज़ है ODF सस्टेनेबिलिटी पर, उसके अलावा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर। ये क्या चलेगा 2024-25 तक, 2021 से 2024-25 तक चलेगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने वर्टिकल्स तय करेंगी, फिनांस भी वैसे ही प्रोवाइड किया जाएगा। इवन जो आपका 15 फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन है उसमें भी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर जो है टाइड ग्रांट दी जा रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी ये देख लीजिए 11 करोड़ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स बन चुकी हैं, 1.97 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं 2014-15 से लेके अभी तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। 58,201 विलेजेस ऐसे हैं जहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो चुका है। 33,962 विलेजेस ऐसे हैं जहां पर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 फरवरी 2020 में अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। फर्स्ट वाले में ODF विलेजेस पर फोकस था, सेकंड वाले में ODF प्लस सस्टेनेबिलिटी यानी बिहेवियरल चेंज पर फोकस किया गया, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन पर फोकस किया गया। इसके लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं।
सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है आपके स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम। ठीक है, ये रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम देख लीजिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए लॉन्च किया गया था। फेज 2 में क्या है, 4000 मेगावाट पर फोकस किया जा रहा है। 4000 मेगावाट पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए सेंट्रल फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। अगर आप 3 किलोवाट कैपेसिटी तक का रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो 40% सब्सिडी यानी फिनेंशियल असिस्टेंस, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के पे 20% फिनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, मतलब प्रोवाइड की जाएगी। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं या फिर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं तो 500 किलोवाट तक के वो प्लांट स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसमें 20% तक सेंट्रल फिनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। बाकी यहाँ पे MNRE इन्होंने 3162 मेगावाट की कैपेसिटी के लिए एलोकेशन कर रखा है। 4000 मेगावाट टोटल टारगेट है सेकेंड फेज में। 28 फरवरी 2022 तक 1252 यानी 1252 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल की जा चुकी है। सोलर पावर्ड इंस्टॉल कैपेसिटी कंट्री में बात करें 28 फरवरी तक तो 50 यानी लगभग 51 गीगावाट के आसपास है। इसमें से 6.4 गीगावाट कहाँ से आती है, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन से आती है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत भी वित्त पोषित कर रही है, ये आपको पता होगा। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम स्कीम 8 मार्च 2019 को लॉन्च की गई। इसमें 3 कंपोनेंट हैं। 10,000 मेगावाट के डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं जो कि 2 मेगावाट के होंगे। उसके अलावा 17.5 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप स्थापित करने हैं 7.5 हॉर्स पावर के। कंपोनेंट सी क्या है, सोलराइजेशन करना है 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप का, जिनकी कैपेसिटी है 7.5 हॉर्स पावर। तो ये हमारे आर्टिकल थे। उसके अलावा एक मैंने एडिशन किया है, थोड़ा आप देख लीजिए। एडिशन ये किया है मैंने, हाँ, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इसमें 33 क्राइटेरियाज थे। 4 मेजर हेड्स भी हैं। 4 मेजर हेड्स क्या हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटीज़, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन बीचेस। ये इंडिया के ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से वर्तमान में 10 हैं, लेटेस्ट 2 ऐड किए गए हैं, इससे पहले लेटेस्ट 8 ऐड किए गए हैं, इससे पहले 2 थे। तो ये हमारी 4 अप्रैल की PIB है। अभी थोड़ी देर बाद 5 अप्रैल की भी अपलोड हो रही है। मेरे ख्याल से कल मॉर्निंग से हम लोग रूटीन पे आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा कस्टमर केस हुई और पेंडिंग वीडियो सारी मैं कंप्लीट करूँगा, डोंट वरी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।